बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहां पे पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आज का शो स्पेशल शो है। वो क्यों है स्पेशल शो ये आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में पीएसएल का तारीखी रोड शो में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, सलमान नसीर, वसीम अकरम, रमीज राजा, बाबर आजम, हारिस राऊफ और साहिबजादा फरहान की शिरकत। हमारा विजन है कि पीएसएल को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना है। कौमी क्रिकेटर्स में बहुत सलाहियत मौजूद है। मोहसिन नकवी। पाकिस्तान सुपर लीग का मयार हर साल बुलंद होता जा रहा है। पीएसएल टैलेंट के हवाले से दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट लीग है। वसीम अकरम। पीएसएल से पाकिस्तान में क्रिकेट को फरोग मिल रहा है। पीएसएल की कामयाबी पूरे पाकिस्तान के लिए बाइस फख्र है। साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा। बड़े क्रिकेटर्स के साथ खेलकर बहुत कुछ सीखने को मिला। पीएसएल का कामयाब इनकाद पाकिस्तान क्रिकेट की बड़ी कामयाबी है। बाबर आजम। पीएसएल ने मेरी जिंदगी में अहम मोड़ का किरदार अदा किया। पाकिस्तान के लिए खेलना एक एजाज की बात है। हारिस राऊफ। मैं समझता हूँ पाकिस्तान टीम दुरुस्त ट्रैक पर आ चुकी है। मैं चाहता हूँ कि 2026 में हम T20 और फिर 2027 में वनडे वर्ल्ड कप जीतें। सलमान अली आगा। नेशनल गेम्स में एक्शन से भरपूर मुकाबले। सेलिंग इवेंट में पाकिस्तान एयरफोर्स की शानदार कारकर्दगी, 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल हासिल कर लिया। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत लिया। कौमी खेल हॉकी से मोहब्बत। साबिक हॉकी प्लेयर नेशनल गेम्स में कराची जाने के लिए अपनी स्कूटी बेचने पर मजबूर। पहली वुमेन हॉकी टीम की पहली गोलकीपर नरगिस की आला हुकूमती ओहदेदारों से मदद की अपील। और एशियन अमेरिकन स्पोर्ट्स क्लब की ज़ेली तंजीम का लाहौर में बाकायदा कयाम। न्यूयॉर्क से आई क्लब के चेयरमैन सिड सिद्दीकी ने पाकिस्तान के मुस्तहिक खिलाड़ियों को ग्रूम करने और स्कॉलरशिप देने का बीड़ा उठा लिया है। आज की टॉप स्टोरीज और टॉप स्टोरीज के बाद प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने हेडलाइन देख रहे थे और आपके इल्म है कि जी स्पोर्ट्स हमेशा इस तरह से अपने शो तरतीब देता है कि उस दिन के हवाले से कोई उसकी हैपनिंग होती है और कोई ना कोई मेमोरी किसी न किसी खिलाड़ी के हवाले से जरूर होती है। आज 8 दिसंबर है और 8 दिसंबर को पाकिस्तान के एक जबरदस्त और टैलेंटेड ऑलराउंडर का टेस्ट डेब्यू हुआ कि जिनको पाकिस्तान के लिए बहुत अरसे तक खेलना चाहिए था। और इस टेस्ट डेब्यू की एक खास बात यह भी थी कि जिस प्लेयर के साथ उन्होंने अपने वनडे कैरियर का आगाज किया था उसी की कप्तानी में उनका टेस्ट डेब्यू हुआ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ताखीर से उनको अपना डेब्यू करने का मौका मिला। जी हां, 8 दिसंबर बेंगलुरु का मुकाम था जिसका बेंगलुरु कहा जाता है। वहां पे पहला टेस्ट मैच खेला यासिर अरफात ने और पहली इनिंग में 5 खिलाड़ियों को आउट किया, दूसरी इनिंग में 2 विकेट हासिल की और साथ साथ निफ्ट सेंचुरी भी स्कोर की। लेकिन उसके बावजूद वो ज्यादा क्रिकेटर नहीं खेल सके। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पसंद नापसंद और मेरिट का कत्लेआम शुरू से हमारी क्रिकेटर का हिस्सा रहा है। और लॉर्ड्स में आज पीएसएल के हवाले से तकरीब हुई। लॉर्ड्स में इनकी शादी की तकरीबात भी हुई और साथ साथ मुझे याद है वो इनकी वो तस्वीर भी कि जिसमें जब बेंगलोर में तौसीफ अहमद साहब ने, इकबाल कासिम साहब ने आउट किए थे, उसके बाद इनके चूंकि वालिद बड़े जबरदस्त सहाफ़ी हैं, इदरीस सत्ती साहब उस जमाने में बेंगलोर में मुकीम थे, उनके घर आए और उनके साथ उनकी तस्वीर हैं। और फिर उसी 20 साल के बाद उसी यासिर अरफात ने बेंगलोर में रिकॉर्ड साजा परफॉर्मेंस भी दी। मेरे साथ शो में मौजूद है बजरिए टेलीफोन कॉल यासिर अरफात साहब, इंग्लैंड से बराह रास्त शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम सलाम। यासिर, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपकी उस मेमोरी को याद भी कर रहे हैं जहां पे आपका टेस्ट डेब्यू हुआ बेंगलोर में। मुझे आपका वो मैच देखने का भी इत्तेफाक है जब आप यूनुस खान, इमरान अब्बास के साथ आपका सिलेक्ट हुआ सईद अनवर की कप्तानी में कराची में वनडे डेब्यू हुआ। फिर उसी यूनुस खान की कप्तानी में आपने टेस्ट डेब्यू किया। इतनी ताखीर से जो मौका मिला उसकी क्या वजह थी कि उस वक्त पूल अच्छा था प्लेयर्स का, या आपके साथ भी वही हुआ, पसंद नापसंद का सिलसिला रहा? सबसे पहले अली भाई बहुत शुक्रिया, आपने याद किया मुझे। बिल्कुल आप सच पूछे, मुझे ये याद नहीं था कि मेरा डेब्यू की ये दिन है 8 को। आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग याद रखते हैं। मेरे अलावा बाकी भी मैं आपके शो जब देखता हूँ, अब काफ़ी क्रिकेटर्स के कोई ऐसी इवेंट्स होते हैं, डेब्यूज होते हैं, कोई ऐसा इवेंट की जिस तरह आसिफ मुश्तबा का वो जो छिक्का था वो भी आप लोगों ने उसको याद भी ताज़ा की, तो वो मैं देखता रहता हूँ। आपकी टीम, आपके चैनल ने ये जो रिवायत रखी हुई है ये आप लोगों का ही खास है और मैं आपको कहूंगा कि इस चीज को बरकरार रखें। इसके लिए थैंक यू सो आपका मच। शुक्रिया थैंक कि यू। आपने याद किया। और वो जो टेस्ट की आप बात कर रहे हैं, देखें मेरा जो डेब्यू हुआ था, बिल्कुल आपने सही कहा, 2000 में। और उसके बाद जो
टेस्ट डेब्यू हुआ 8 सालों बाद हुआ। इस दौरान मैंने तकरीबन 118 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मैंने बीच में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली होगी। और बल्कि एक ये रिकॉर्ड ये भी है कि बिली अबादुल्ला ने 200 प्लस मैचेस फर्स्ट क्लास के बाद डेब्यू किया। उसके बाद जहूर इलाही जिन्होंने मेरे ख्याल से 122 मैचेस के बाद किया था, और मेरा जो था तीसरे नंबर पर 118 या 119 फर्स्ट क्लास मैचेस के बाद टेस्ट डेब्यू हुआ। तो मगर ये है कि वही बात है, जब नसीब में था मेरा, मैंने इंडिया जाके, हालांकि मेरा उसमें 20 लड़कों में भी नाम नहीं था। बस कुछ ऐसा करना हुआ अल्लाह का कि वहाँ पे लड़कों की इंजरीज हुई, लड़के अनफिट हुए, तो मुझे रिप्लेसमेंट में कॉल किया गया कि मैंने जाके खेलना है। तो यूनुस भाई उस टूर पे, वैसे शोएब मलिक कप्तान थे, शोएब मलिक भी इंजर्ड हो गए, तो यूनुस भाई को कप्तान बनाया गया। और उन्होंने हमेशा से मुझे शुरू से सपोर्ट किया, और वो कहते थे कि ये लड़का डिजर्विंग है, डोमेस्टिक में ये पूरा पूरा साल परफॉर्मेंस करता है, खेलता है। तो मैं अब ये जब आ रहा है तो वो चाह रहे थे कि मैं ही उस मैच में डेब्यू करूं। उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने मुझे डेब्यू का मौका दिया पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का। परफॉर्मेंस की जहां तक बात है, आपने खुद मेंशन किया 5 पहली इनिंग में, दूसरी में 2 आउट किए। बड़ा ही यादगार मेरा डेब्यू था। बैटिंग में भी मैंने अच्छा परफॉर्म किया। तो आपने उस दिन की याद ताज़ा करवा दी, तो बड़ा अच्छा लगा। अच्छा यासिर, जब हम इस डेब्यू की बात कर रहे हैं तो जो इंडिया का टेक्निकली साउंड बैट्समैन है, एक है वीवीएस लक्ष्मण और दूसरे वसीम जाफर, दोनों को आपने आउट किया हुआ है। तो कुछ यादें बताएं जरा उस टेस्ट मैच के हवाले से, क्योंकि बैट और बॉल दोनों से आपकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त है। और क्या ड्रीम डेब्यू था आपका कि जहां पे आपने ये सब परफॉर्मेंस दी? अली भाई, द्राविड को आप भूल गए। हाँ, डेविड भी मेरी जो पहली एग्जैक्टली। विकेट थी, हाँ, मेरी पहली जो विकेट थी वो राहुल द्राविड की ही थी। और फीलिंग आपको ये मैं कह सकता हूँ, देखें, उससे पिछले मैच में 5 टॉप के बैट्समैन जो थे इंडिया के, उन्होंने सेंचुरीज की हुई थी, जिसमें सचिन ने 100 किया, लक्ष्मण ने, गंगोली ने, वसीम जाफर ने 190 प्लस स्कोर किया था उससे पिछले मैच में। तो जिस मैच में मेरा डेब्यू, उसमें दोनों इनिंग्सों में अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा हो कि दोनों इनिंग्सों में मैंने उसको लेग बिफोर किया। राहुल द्रविड़ मेरी पहली विकेट थी। उसके बाद लक्ष्मण को मैंने बोल्ड किया, दिनेश कार्तिक को और हरभजन सिंह को। उस टेस्ट मैच का एक वाकया, जिस तरह आप पूछ रहे हैं कि कोई अच्छा इंटरेस्टिंग वाकया, तो वाकया ये है कि इस फ्लैट पिच पे इतना मुश्किल हो रहा था बॉलिंग करना, क्योंकि शोएब अख्तर उस मैच में भी खेल रहे थे। और वो, ये भी आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि शोएब अख्तर के टेस्ट कैरियर का वो आखिरी टेस्ट मैच था। ये भी है, मेरा डेब्यू था और उनका टेस्ट मैच का कैरियर का आखिरी मैच था। तो वो भी इंजर्ड हो गए। तो उसमें मोहम्मद शमी, दानिश कनेरी और मैं, हम लोग 3 बॉलर्स रह गए थे बॉलिंग करने के लिए। तो मैंने पहली इनिंग में 40 ओवर किए और दूसरी इनिंग में मैंने तकरीबन कोई 12 या 13 ओवर किए थे। तो मेरे पैरों के छाले पड़ गए थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे से बॉलिंग अब नहीं होगी। तो यूनुस भाई की मैं यहाँ पे अगेन मतलब तारीफ करूंगा कि उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया कि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल नहीं सकती, क्योंकि आपने ऑलरेडी 3 आउट किए हुए हैं, तो आप कोशिश करो कि डेब्यू पे 5 आउट हो जाएं। तो यूनुस भाई का मतलब वहां पे भी एक मेंटोर, या आप कह सकते हैं लीडरशिप क्वालिटी कप्तान की, उन्होंने वहां पे भी दिखाई, जिसकी वजह से मैंने फिर 5 आउट किए और दूसरी इनिंग में 2 आउट किए। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन आपने मुझे दी है और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं कि वो जो टेस्ट मैच, जो आपका डेब्यू टेस्ट मैच था, शोएब अख्तर का आखिरी टेस्ट मैच था, वो इंडिया पाकिस्तान का अब तक का आखिरी टेस्ट मैच भी है। उसके बाद से पाकिस्तान इंडिया ने कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है। बिल्कुल आपने सही कहा। पता नहीं आपकी इसमें मेरा खेलना कोई अच्छी बात थी, अच्छा शगुन था या बुरा शगुन था कि उसके बाद इंडिया पाकिस्तान दोबारा टेस्ट में सामने सामने नहीं हुआ। मगर ये है कि अनफॉर्चुनेट है, हमारे उनके इतने अच्छी क्रिकेट उनके भी खेलते हैं, मुल्क में हमारे लड़के भी खेलते हैं। तो अल्लाह करे दोबारा से ये रिवायत शुरू हो। और बिल्कुल आपने सही कहा, मैं बल्कि बोलने भी लगा था, आपने उससे पहले बता दिया कि पाकिस्तान इंडिया का आखिरी टेस्ट मैच था। ठीक है, अच्छा यहाँ से फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर उसका आपने बड़ा अच्छा आपका डेब्यू हुआ, फिर आप ज्यादा टेस्ट क्रिकेट भी नहीं खेल सके, 3 टेस्ट मैचेस आपने खेले, हालांकि आप इक्वली गुड ऑलराउंडर थे, जिस तरह मैंने पहले कहा, बॉल और बैट दोनों शो में, और फील्डिंग भी आपकी बड़ी जबरदस्त थी। वो तो अभी हमने देखा भी कि जो गुज़िश्ता साल से पेवस्ता साल जो लेजेंड्स लीग हुआ, उसमें आपने रनआउट भी बड़ा जबरदस्त किया था। बिल्कुल, देखिए, सब बातों की एक बात, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, जब भी मेरे से भी ये बात होती है तो मैं कहता हूँ कि जितना मेरे नसीब में लिखा हुआ था, जितना जहाँ जहाँ मेरे कदम लिखे हुए थे, वो अल्लाह ताला ने मुझे वहाँ पे मैं गया, मैं खेला भी। और नहीं पाकिस्तान ज़्यादा खेल सका, मगर इसका मैं अगेन कहूँगा कि अल्लाह ताला ने मुझे कंपनसेट इस तरीके से किया कि मैं दुनिया की लीग्स खेला, काउंटी क्रिकेट में 13 साल खेला। तो क्रिकेट के हवाले से आप कहें कि मैंने बहुत क्रिकेट खेली, और जिसको कहते हैं ना, मैं क्रिकेट में रच गया था खेल खेल
खेल के, तो उसमें मैं कभी भी नहीं, पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट में खेला, पाकिस्तान के वर्ल्ड कप्स में खेला, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी खेला, हर किस्म का इवेंट में खेला। तो मैं कभी भी बल्कि अल्लाह का शुक्र करता हूं कि मुझे हर लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। बिल्कुल सही है। और यासिर ने भी बड़ी जबरदस्त T10 में कोचिंग भी की है। यासिर, आपके पास वक्त कम है, मुझे एहसास है, जरा T10 खेलेंगे आपके साथ, क्विकली जवाब दीजिएगा मुझे कि इंडिया पाकिस्तान के टेस्ट मैच ना होने का कितना नुकसान है दोनों मुल्कों को, और क्रिकेट को कितना नुकसान है इसका? देखिए, ऑब्वियसली बहुत नुकसान है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम भी ऑब्वियसली उतनी अच्छा नहीं खेली जितना उनको खेलना चाहिए, मगर इंडिया की नंबर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है। और फैंस को वो जो क्रिकेट मिस कर रहे हैं, जिस तरह आपको याद होगा कि जब बड़े अरसे बाद इंडिया की टीम पाकिस्तान आई थी तो ग्राउंड्स कितने भरे हुए थे, लोगों ने एंजॉय किया था, वहाँ का मीडिया भी पाकिस्तान है, और जब पाकिस्तान इंडिया गया था वाइस वर्सा, तो उस चीज़ को क्रिकेटर तो मिस कर ही रहे हैं, फैंस बहुत मिस कर रहे हैं। तो बस दुआ ही कर सकते हैं कि दोबारा ये हालात बेहतर हो जाए। ठीक है। और अभी आज PSL की जो तकरीब हुई है लॉर्ड्स में, और वहां पे वसीम अकरम, रमीज राजा, हारिस रऊफ, बाबर आजम और सलमान नसीर और दीगर लोग भी मौजूद थे। आपकी तो शादी लॉर्ड्स में हुई है, तो ये PSL का लॉर्ड्स में पहुंचना, आप समझते हैं कि ये PSL के लिए बहुत अच्छा साइन है? देखिए, अच्छी बात है ये, जितना इसको प्रमोट अगर पीएसएल को किया जाए और जितने भी पाकिस्तान के लेजेंड्स हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और जितने भी दुनिया के इन्वेस्टर्स, अभी अमेरिका भी, न्यूयॉर्क भी इन लोगों ने 3-4 दिन बाद, हफ्ते बाद उन्होंने वहाँ पे भी करना है। एक अच्छी चीज़ है, प्रोजेक्शन देनी चाहिए, और यही टाइम होता है कि पाकिस्तान की जो अच्छी चीज़ें हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट है, पाकिस्तान का खाना है, कल्चर है, ये सारा जो है पीएसएल के थ्रू ही हम दुनिया को बताते हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। मगर इसके साथ साथ मैं भी ये भी कहूँगा कि जितना हम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ये पीएसएल पे तवज्जो देता है, यही तवज्जो अगर पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट, पाकिस्तान की यूथ क्रिकेट पे दी जाए तो पाकिस्तान की क्रिकेट काफी बेहतर हो सकती है। ठीक है। अच्छा, आप मुत्तफिक हैं इस चीज से कि वहां पे जो लेजेंड्स मौजूद थे, उनका ये कहना था, वसीम अकरम, रमीज राजा वगैरह का, कि 3 महीने की जो लीग है वो बोर कर देती है। एज ए प्लेयर, एज ए कोच, आप इससे कितना एग्री और डिसएग्री करते हैं? मेरे ख्याल से ठीक, वसीम भाई ने, मैंने बल्कि बस सुना भी था, वसीम भाई ने ये बात की थी, और ये बिल्कुल एक ठीक बात है कि जितनी, अब देखें आईपीएल का भी यही होता है, वो लंबी होती है, ज्यादा टीमें, ज्यादा मैचेस होते हैं, तो एक किस्म का बोर हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से 4 से 5 वीक जो है मैक्सिमम जो होते हैं किसी की भी लीग को, उसमें उसको निपटा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, तो अगली दफा ताकि फिर वो अगली दफा उसका चार्म रहे। बल्कि 2 महीने की अगर लीग, क्राउड भी बोर हो जाता है, प्लेयर भी थक जाते हैं, वो फटीग्ड हो जाते हैं, वो परफॉर्मेंसेज नहीं आती, मैचेस इतने टफ नहीं होते। तो मैं ये समझता हूँ कि वसीम भाई ने जो बात की बिल्कुल ठीक की। इससे आपको ये भी लगता होगा ना, क्योंकि और दूसरी लीग्स के लिए फिर विंडोज नहीं खुल पाती है, क्योंकि अगर एक ही टूर्नामेंट इतनी तवालत का शिकार होगा तो फिर जो है वो, एक तो आईसीसी का भी प्राइम जो है वो डिस्टर्ब होता है, फिर जो दुनिया भर में लीग्स हो रही हैं, T10, T20 और मुख्तलिफ लीग्स हो रही हैं, वो भी सारी डिस्टर्ब हो जाती हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि क्यों अब एफटीपी, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट कम है, बल्कि लीग ज़्यादा है, प्लेयरों को आप लीग्स में ज़्यादा देखते हैं, बजाय कि अभी पाकिस्तान का भी देखें कि अभी टेस्ट मैचेस खत्म हुए हैं, तो इस साल भी पाकिस्तान ने, बाकी टीम अगर 13-14 टेस्ट मैचेस खेलती है, पाकिस्तान मेरे ख्याल से 7 या 8 टेस्ट मैचेस खेल रहा है। तो पाकिस्तान को, मैंने जिस तरह आपको पहले बात की, जितना फोकस पाकिस्तान क्रिकेट पीएसएल पे कर रहा है, उससे अगर तो उसका आधा भी अगर डोमेस्टिक पे कर दे, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की क्रिकेट, पाकिस्तान का फ्यूचर बेहतर हो सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा, इस रुझान को किस तरह देखना है यासिर के, अब जो सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक के प्लेयर्स भी अपने अपने कंट्री से रिटायरमेंट ले रहे हैं और लीग्स को तरजीह दे रहे हैं, क्या ये क्रिकेट को जो डैमेज कर रहा है, या आप समझते हैं इससे क्रिकेट में और कंपटीशन बढ़ेगा? देखिए, फाइनेंशियली हर बंदे को अपना होता है कि अपने आप की स्टेबिलिटी करवा ले। इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्रिकेट बोर्ड उसको कैसे लेता है। इंडिया को आप देख लें, अपने प्लेयर्स को लुक आफ्टर करता है। सिमिलरली इंग्लैंड को देख लें, ऑस्ट्रेलिया भी देख लें, मिचेल स्टार्क की एग्जांपल आपके सामने है। जिस तरीके से उन्होंने आईपीएल को छोड़ा, डिफरेंट किस्म की लीग को छोड़ के उन्होंने डोमेस्टिक को तरजीह दी। उसके बाद उन्होंने जो टेस्ट क्रिकेट में जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस करें, वो ये कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, इस तरह की चीजें करके ही तब आप अच्छे रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पे क्रिकेट बोर्ड का जो है वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो अपने प्लेयर को कितने अच्छे तरीके से लुक आफ्टर करते हैं। ठीक है, चले यासिर, तो हमने बात की है लीग्स के हवाले से, और जब लीग्स की बात हो रही है तभी आपने एज ए कोच T10 में क्वेटा कैवलरी के लिए बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। अनलकी रहे कि आप क्वालिफायर में बाहर हो गए, लेकिन एक्सपीरियंस एक तो कैसा रहा, और फिर दूसरी बात, क्या ऐसा गलतियां हुई हैं कि आप क्वालिफाई नहीं कर सके? देखिए, मेरा ये एज अ हेड कोच पहला एक्सपीरियंस है, और ये जो T10 पिछले 8-9 सालों से अबू धाबी में हो रही है, तमाम ही टीमें जो थी इंडियन फ्रेंचाइज ओनर से, ये पाकिस्तान की पहले भी टीमें ली, बट इस दफ़ा की जो थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने क्वेटा कैवलरी के नाम से टीम ली, जिसका उन्होंने मुझे हेड कोच बनाया। एक नई मैनेजमेंट के साथ ये लोग आए थे, क्योंकि पीएसएल की जो मैनेजमेंट होती है टोटली उससे डिफरेंट थी। यंग थे लोग, और परफॉर्मेंस की आपने जो बात की, हमने 6 के 6 मैचेस
मैचेस पहले जो थे हमने टॉप फिनिश किया था, जिसकी वजह से आखिरी मैच था हम चाहते थे कि जो लड़के हमारे साथ बेंच पे बैठे हुए हैं उनको हम ट्राई करें, मगर यह है कि वो चीज़ फायर बैक होगी। देखिए आप इन छोटी छोटी चीज़ों से सीखते हैं, तो उसके ये हुआ कि फिर आपने थोड़ा सा अपने हमने कोर को चेंज किया, एक दो प्लेयर को किया, तो वो मैच हारने के बाद हमने दोनों अगले जो मैचेस थे सेमीफाइनल थे, एलिमिनेटर और क्वालिफायर, दोनों हार गए। मगर ये है कि उसके बावजूद मैं समझता हूं कि कोयटा ग्लेडिएटर नदीम उमर उनके बेटे ने फुली हमें अथॉरिटी दी हुई थी कि आप अपने हिसाब से टीम सेलेक्ट करें, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि हमारी टीम के जो रिजल्ट थे इसीलिए अच्छे आए। ठीक है, बिल्कुल सही है। और आमिर के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि हम देखते हैं आमिर जो है वो लीग के मैचेस में अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जहां पे इस किस्म के क्रंच मैचेस आते हैं थोड़ा सा आमिर क्या थकावट का शिकार हो जाते हैं, या आपको एज ए कोच क्या नजर आता है कि उस तरह से उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती? एक हिस्ट्री है पूरी, अगर मैं गिराने बैठूं तो पीएसएल में भी हमने इस तरह देखा है, डोमेस्टिक में भी कई दफा देखा है कि जब नॉकआउट के मैचेस आते हैं तो आमिर की परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिक्लाइन हो जाती है। देखिए आमिर के साथ वो मेरा एक जूनियर है, मेरी रीजन से खेला है, मेरी बड़े अरसे बाद उसके साथ जो है इंटरेक्शन हुई है, मुझे तो बड़ा अच्छा अभी भी वो बड़ा ही फोकस है परफॉर्मेंस की जो आप बात कर रहे हैं। देखिए एक पीक होती है हर क्रिकेटर की, आमिर की वो पीक उसने इंटरनेशनल लेवल वाली उसने गुजार भी दी, उसने परफॉर्मेंसेज मैचेस भी पाकिस्तान को जिता दिए। आई थिंक अब वो अपने आप को मैनेज कर रहे हैं कि किस तरह लीग में सर्वाइव करना है और कौन कौन सी लीगों में जाके पिक एंड चूज करके वहां जाके खेलना और अपना अपने आप को अपना जो कैरियर है इंटरनेशनल, तो आपको जिस तरह मालूम है उन्होंने ऑलरेडी अपना वो बता दिया कि वो अब नहीं खेलेंगे। तो अब मैं ये समझता हूँ कि वो थोड़ा सा क्लेवर खेल रहे हैं और होना भी इसी तरह चाहिए कि अपने कैरियर को अगर आपने लंबा करना है तो पिक एंड चूज करके लीग को खेलना चाहिए। और यासिर, जिस तरह का आपने एज ए कोच परफॉर्मेंस दी, यकीनी तौर पे कोयटा कैवलरी ने उसको बहुत ज्यादा सराहा भी है, क्योंकि मेरी बहुत सारी यहाँ से कराची में लोगों में बात हुई है जो कोयटा को सपोर्ट भी करते हैं और कोयटा से वाबस्ता भी हैं। कोई पीएसएल की कोई ऑफर हुई, हम देखेंगे यासिर अरफात को कोयटा ग्लैडिएटर के डगआउट में इंशाल्लाह? नहीं जी, अभी तक तो कोई ऑफर नहीं हुई, मगर ये है कि थोड़ा सा अभी तो मैं सोचूंगा, क्योंकि कोई टाइमिंग ऐसी है, मतलब वो जिस टाइम इस दफ़ा वो जो हो रही है अप्रैल मई में, मैं खुद यहाँ पे कोचिंग करता हूँ, तो मेरे लिए टाइम निकालना उस टाइम बड़ा मुश्किल होगा। वैसे तो किसी ने ऑफर की भी नहीं, मुझे लगता नहीं है कोई करेगा, मगर अगर कोई करेगा तो फिर वो टाइम ऐसा है। अगर नेक्स्ट ईयर अगर उसमें अगर कोई ऐसी बात हुई कि फरवरी जनवरी फरवरी में जिस तरह पहले हुआ करती थी, उसमें मैं टाइम निकाल सकता हूँ, मगर अभी ये मेरे लिए मुश्किल है थोड़ा। लेकिन जैसे हम चाहेंगे कि आप जरूर कोचिंग करें, क्योंकि आप जैसे क्वालिफाइड प्लेयर की कोच की जरूरत भी है इन नौजवानों को। ये बताएं कि अब आपने टी20 को टी10 को बड़े करीब से आप देखते हैं और टी20 की तो आप स्पेशलिस्ट हैं। सलमान आगा का स्टेटमेंट आया कि टी20 के लिए टीम जो है वो फाइनल जो है वो टचेस में है, टीम तकरीबन तैयार है, शेप अप हो चुकी है। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, टीम इज रेडी फॉर द टी20 वर्ल्ड कप? देखिए मेरी पूरी दुआएं पाकिस्तान टीम जो कप्तान है ये सलमान अली अगर सबके साथ हैं, मगर जो ये स्टेटमेंट है उनकी मैं उससे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। टीमें जब होती हैं ये साल साल पहले की प्लानिंग होती है, कोचेज नहीं चेंज होते, कप्तान चेंज नहीं होते, हर मैच में हर सीरीज में प्लेयर्स नहीं चेंज होते। तो अभी तक अभी आपको नहीं पता कि आपके टॉप 3 कौन है, मिडिल ऑर्डर में कौन खेलेगा, कीपर कौन खेलेगा, आपकी स्पिनर्स कौन खेलेंगे। तो उनके हिसाब से हो सकता है, क्योंकि वो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे हैं, डिसीजन मेकर में पोजीशन पे हैं, वो अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे। मगर अगर आप दूसरी टीमों को देखें, जिस तरीके से दूसरी टीमों ने अपनी प्लानिंग की हुई और अपनी उन्होंने उनको पता उनके ओपनर्स कौन से हैं, उनके स्पिनर्स कौन से हैं, तो मैं ये समझता हूं कि उनको देखते हुए मुझे पाकिस्तान की जो तैयारी है इतनी अच्छी नहीं अभी लग रही। आप समझते हैं पाकिस्तान के लिए थोड़ी डॉजी सिचुएशन इसलिए हो गई है क्योंकि अगर हम एक्सप्लोसिव बैटिंग की तरफ जाते हैं तो श्रीलंका के पिचेस 120, 130, 140 लो स्कोरिंग पिचेस होती हैं, क्योंकि आप भी इंडिया के खिलाफ अपना आखिरी जो मैच है वो आप इंडिया के खिलाफ ही आप भी टी20 का खेलें, लो स्कोरिंग पिचेस होती हैं। और अगर आप टी20 के फॉर्मेट के लिए ऐसे बैट्समैन रखते हैं तो पिचेस सूट नहीं करती हैं। क्या कहेंगे, कोई डॉजी सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए? देखिए अली भाई, इसमें मैं कहता हूं कि अगर मेरे से अगर पूछते हैं तो मैं सबसे पहले वो प्लेयर टीम में रखूंगा जो टीम के लिए खेलते हैं, जो सेल्फलेस क्रिकेट खेलते हैं और वो जो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। ये जो एंकर की बात होती है ना टी20 फॉर्मेट में, मैं इसके बहुत खिलाफ हूं। एंकरिंग 120 बॉलों में 10-11 प्लेयरों में कौन कौन एंकरिंग करेगा? तो ये जो माइंडसेट है, जो डिफेंसिव माइंडसेट है, इससे आप 150-160 वाली क्रिकेट खेलेंगे। आपको ऐसे प्लेयर चाहिए जो पावर प्ले को यूज करें, वो उनका जो स्ट्राइक रेट है वो अच्छा होना चाहिए। मिडिल में जो है आपके पास ऐसे प्लेयर होने चाहिए जो कि लेके चले, और आखिरी जो आपके 5वें 6वें नंबर पे ऐसे होने चाहिए कि जो बड़ी हिट्स मार सकें। स्पिनर्स आपके पास ऐसे होने चाहिए, वेरिएशन होनी चाहिए। आपके पास स्टीरियोटाइप स्पिनर अब नहीं चलते यहां पर। ठीक है, तो मैं क्या समझूं कि शेर में शायर ये कह रहा है कि बाबर आजम की टी20 में जगह नहीं है? पता नहीं शायर कुछ कह रहा नहीं कह रहा, मैंने ये आज
बल्कि एक जगह और भी बात ये की है कि अगर आपने टीम पिक करनी है तो उसमें रिजवान के 19-20 के चांसेस हैं, बाबर के तो बहरहाल देखिए, जब अगर दुनिया के टॉप के प्लेयर अच्छा एग्जिट ले सकते हैं, व्हाई नॉट बाबर आजम? क्योंकि विराट कोहली 137 के स्ट्राइक रेट, 48 की एवरेज से अगर वो अपने आप को, रोहित शर्मा को देख लें, स्टीवन स्मिथ को देख लें, जो रूट को देख लें, और अगर इस तरह बेन स्टोक्स को अगर आप देख लें, इतने बड़े बड़े प्लेयर अगर समझ चुके हैं कि उनको इस फॉर्मेट में उनकी जगह नहीं है, तो हमारे ठीक। बाबर आजम को भी ये अब देख लेना चाहिए कि अपने कैरियर को, टेस्ट कैरियर को लंबा करने के लिए उनको यहां से एक अच्छा एग्जिट ले लेना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, लास्ट मेरा क्वेश्चन, मुझे एहसास है आप बहुत बिजी हैं। इंग्लैंड दोनों टेस्ट मैचेस हार गया, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंग्लैंड दोनों टेस्ट मैचेस हार जाएगा? क्योंकि अतीक मेरे साथ थे, उन्होंने कहा बतौर स्काउट मैं चाहता हूं कि जो सीरीज जो है वो इंग्लैंड जीत जाए। देखिए, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मगर ये है कि जो माइंडसेट से ये लोग खेल रहे हैं, ब्रेंडन मैकलम का जो बेसबॉल है, बेन स्टोक का है, वो ये फायर बैक करना ही करना था कभी ना कभी। ये पाकिस्तान जैसी पिचेस पे ऑर्डिनरी बॉलिंग के खिलाफ तो चल जाएगा, मगर जहां पे स्पिनिंग ट्रैक होगे वहां प्रॉब्लम होगी, जहां के एक्स्ट्रा पेस होगी वहां इनको प्रॉब्लम होगी। तो वो चीजें अब नजर आ रही हैं, तो वो अब चीजें लोग क्रिटिसाइज करना शुरू हो गए। इंग्लैंड मीडिया में जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो अब क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये आपको, जब तक आप कंडीशंस को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो इस तरह खेलेंगे तो आप हारते रहेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच यासिर, हमारे साथ मौजूद थे। आपको एक दफा फिर आपके टेस्ट डेब्यू की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके फादर इदरीस सत्ती साहब जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है, और हम जैसे जो तालिब इल्म है उनके लिए उस्ताद की हैसियत रखते हैं, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद कि आज आपका डेब्यू हुआ और आज हमने इस डेब्यू को यहाँ पे सेलिब्रेट भी किया और आज की नस्ल को बताया कि कितने ज़बरदस्त हीरे जो है हमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके गए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस। यासिर अरफात हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के ज़बरदस्त स्टार ऑलराउंडर के जो कम खेले लेकिन जितना भी खेले उन्होंने इम्पैक्ट जो है वो कायम किया है। ब्रेक लेके वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे कुछ पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले यासिर अरफात हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे उनके कैरियर के हवाले से और दीगर क्रिकेट इशूज़ के हवाले से हम बात कर रहे थे। पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी जो है और तकरीबात जो है वो अब पहुंच चुकी हैं क्रिकेट की जो तारीखी ग्राउंड है लॉर्ड्स, और वहाँ पे आज इस हवाले से तकरीब भी हुई है। इस हवाले से मैं अपडेट करने के लिए GTV के नुमाइंदे खुसूसी वसीम अब्बास इस वक्त वीडियो लिंक पे हमारे साथ इंग्लैंड से मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि उस तकरीब में क्या रहा। वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पीएसएल के हवाले से लंदन के तारीखी क्रिकेट ग्राउंड लॉर्ड्स में एक रोड शो का इनेकाद किया गया। इस रोड शो का मकसद आलमी सरमायाकारों को पीएसएल में की तरफ राग़िब करना, मुस्तकबिल के प्लान जो हैं वो शेयर करना, और जो पीएसएल में नई टीमें शामिल करने की जा रही हैं उनके मुतालिक ब्रीफिंग देना थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी पाकिस्तान से खसूसी तौर पर इस शो में शरीक हुए। मोहसिन नकवी ने ब्रीफिंग देते हुए सरमायाकारों को कहा कि पीएसएल जो है वो एक बेहतरीन ब्रांड है, और अगर पीएसएल में इन्वेस्ट किया जाए तो जो आपका सरमाया जो है वो महफूज रहेगा। मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि पीएसएल को स्टॉक एक्सचेंज में बाकायदा तौर पर लॉन्च किया जा रहा है, जिसके बाद इसमें माली नुकसानात जो हैं उसके जो इम्कानात कम हो जाएंगे, इसके अलावा शफाफियत आएगी। मोहसिन नकवी का कहना था कि हम मुजफ्फराबाद और इस्लामाबाद में एक आलमी मयार के स्टेडियम्स बनाने जा रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि पीएसएल 2026 जो है उसकी जो विनर टीम है उनको $5 लाख जो है इनाम दिया जाएगा, जबकि रनर अप को $3 लाख दिए जाएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा यह बेहतरीन टाइम है कि इन्वेस्टर पीएसएल में इन्वेस्ट करें और न सिर्फ अपने सरमाए को महफूज बनाएं बल्कि इससे फायदा भी उठाएं। इस मौका पर साबिक क्रिकेटर्स रमीज राजा, वसीम अकरम और पाकिस्तान के स्टार बैट्समैन बाबर आजम भी इस तकरीब में शरीक हुए। वसीम अकरम ने का कहना था कि अगर पीएसएल को हम कंपेयर करें दीगर लीग्स, खास तौर पर आईपीएल से, तो पीएसएल 35 से 40 दिनों के दरमियान मुकम्मल होती है, क्योंकि बड़ा एक मुनासिब जो टाइम फ्रेम है, जबकि इसके मुकाबले में आईपीएल वो 3 महीने से ज्यादा अरसे तक चलती है। और अजराह तफन्नन वसीम अकरम का यह भी कहना था कि शायद जितनी देर आईपीएल चलती है इतने दिनों में तो एक बच्चा जवान हो जाता है। तो जो दीगर शुरका थे उन्होंने पीएसएल के हवाले से अपने मुस्बत ख्यालात का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो एक दुनिया की बेहतरीन क्रिकेट लीग में थैंक यू सो मच वसीम। हमें अपडेट रोड शो के हवाले से जो पाकिस्तान सुपर लीग के लिए किया गया लॉर्ड्स में, और साथ साथ वसीम अब्बास के अलावा इस वक्त हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं सफीना खान है कि जो हमें बताएंगी कि तकरीब का अहवाल तो हमें बताया वसीम अब्बास ने, लेकिन बाहर क्या सूरत हाल थी, लोगों में क्या जोशो खरोश था, सफीना अपडेट कीजिएगा।
आज जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। आज लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल का जो है वो शानदार रोड शो का इनेकाद किया गया, जहां पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और साबिक चेयरमैन रमीज राजा, ऑलराउंडर वसीम अकरम और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर ने खसूसी तौर पर शिरकत की। मोहसिन नकवी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि उनकी ये ख्वाहिश है, उनका ये विजन है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो दुनिया की बेहतरीन लीग बन जाए। बल्कि उनका कहना था कि उनका ये हदफ है, वो उनकी ख्वाहिशों में ये अव्वलीन ख्वाहिश है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो दुनिया की बेहतरीन लीग बन जाए। वहाँ बल्कि वसीम अकरम जो थे, उनका ये कहना था पीएसएल का जो मयार है वो हर साल बेहतर से बेहतर और बुलंद से बुलंद होता जा रहा है। उनका ये भी कहना था कि जो लीग जो है वो 40 दिन में कंप्लीट हो जाती है, अगर हम दूसरी लीग को देखें तो वो 3-3 माह चलती हैं। इतने टाइम में तो कहते हैं छोटा बच्चा जो है वो जवान होकर बड़ा हो जाता है। पीएसएल की कामयाबी का सेहरा जो है वो वसीम अकरम ने कहा कि ये मुश्तरका काविशों का नतीजा है, और जिस तरह से पीएसएल के जरिए हमारे मुकामी टैलेंट को मौका मिला है, इसकी मिसाल भी आप है। जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड था, वहां पर पाकिस्तानी शायकीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। पाकिस्तानी शायकीन ने सब्ज हलाली परचम थाम रखे थे, पाकिस्तानी परचम की शर्ट्स पहन रखी थी, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को एक नई जो है वो जिद्दत बख्शी। ऐसा लग रहा था कि लॉर्ड्स ग्राउंड जो है वो पाकिस्तान का होम ग्राउंड है, जितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी शायकीन वहां पर मौजूद थे। बल्कि आए हुए दूसरे शायकीन का, पाकिस्तानियों का ये जज्बा देखकर कहना था कि ऐसा लग रहा है कि पीएसएल सिर्फ एक मोहब्बत का नाम नहीं है, ये पाकिस्तानियों के लिए जुनून और जज्बा बन चुका हुआ है। जितनी शिद्दत से पीएसएल के लिए मोहब्बत का इजहार पाकिस्तानी शायकीन कर रहे हैं, इससे यही लगता है कि जिस तरह से हमारे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पाकिस्तानी क्रिकेट को आगे लेकर चल रहे हैं, और जिस तरह से तमाम लोग मुत्तहिद होकर पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए काम कर रहे हैं, इससे तो यही लग रहा था कि पाकिस्तान की पीएसएल ने आईपीएल को बहुत पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान की क्रिकेट को वो मुकाम मिल रहा है जो पाकिस्तान के मुखालिफिन पाकिस्तान के क्रिकेट के मैदानों से दूर करना चाहते थे। पीएसएल ने दोबारा से पाकिस्तान की क्रिकेट का कमबैक करवाते हुए पाकिस्तान को खसूसी तौर पर क्रिकेट की दुनिया में दोबारा से तवज्जो का मरकज भी बना दिया है। थैंक यू सुना खान, सीनियर एनालिस्ट हमें इस तकरीब के हवाले से और जो बाहर का जो माहौल था इस हवाले से हमें आगाह कर रही थी। थैंक यू सो मच वसीम अब्बास साहब और सफीना कि आपने हमें पीएसएल के इस रोड शो के हवाले से अपडेट किया। यासिर अरफात आज के शो में हमारे साथ मौजूद थे, उनकी भी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। कल तक के लिए अली सलमान को इजाजत दीजिए, अब तो बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।